हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लीगल बीट्स। आई होप आप सब ठीक हैं एंड सबकी फैमिली सेफ हैं। दीज टाइम्स आर हार्ड बट दे विल पास सून, सो डोंट लूज होप एंड प्रे टू योर गॉड फॉर एवरीथिंग। ओके, सो जो लोग न्यू है इस चैनल पे, गो सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन गेट notifications of my new uploads. And yes, share these lectures as much as you can in your family groups, in your WhatsApp, and every possible place you can. So any guesses आज का लेक्चर किस पे बनाया है? ओके, सो आज का लेक्चर है आज का लेक्चर है आर्टिकल 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड आई विल ट्राई कि मैं इस लेक्चर को 10 मिनट्स में पूरा कवर अप कर दूंगी। सो जस्ट प्लग इन योर ईयर प्लग्स एंड गेट रेडी. So Article 14, what is Article 14? Article 14 tells us about rule of law and equality before law plus equal protection of law. And in this lecture हम rule of law को cover करेंगे, equality before law को cover करेंगे, equal protection of law को cover करेंगे and some case laws which help to shape Article 14. So ये lecture बहुत short है and precise है and इसमें आप काफ़ी चीज़ें मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर्टिकल 14 कवर कर पाएंगे. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज रूल ऑफ लॉ. ओके, सो A.V. Dicey in his book द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. A.V. Dicey ने अपनी बुक में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड करके है, उसमें ये कॉन्सेप्ट डेवलप करा रूल ऑफ लॉ का. Which means, what is rule of law basically? Rule of law says everybody is equal in the eyes of law, be it the Prime Minister of India or a common man, or anyone who does an act which is not legally justifies. So in that case, law will treat each and every person equally. Okay, so basically rule of law जो होता है उसमें no government is supreme and no person is supreme. Supreme क्या है? Supreme सिर्फ law है. Supremacy of law exists. So this concept of rule of law is given in our constitution. So any guesses where it is given? Do comment below and let me know. But before that, let me tell you, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दो जगह दिया गया है, एक प्रियम्बल में और दूसरा आर्टिकल 14 खुद. सो प्रियम्बल एंड आर्टिकल 14. So Article 14 is the first fundamental right which talks about equality. So let's talk about equality. What is equality? So let's divide it in two parts. Number 1, prohibits unequal treatment, and number 2, demand laws which can afford equal treatment. So जो हमने फर्स्ट पार्ट देखा उसमें क्या है कि it prohibits unequal treatment. Unequal treatment को prohibit करना. Unequal treatment, as the name suggests, is a negative approach. And the second part which says demand laws which afford equal treatment. So ये वाली approach जो है ये एक positive approach है because it is demanding कि equal treatment होना चाहिए लोगों का. So basically ये equality की दो approaches हैं. एक negative, first one is negative which says prohibits unequal treatment, and second one is positive which demands equal treatment. So basically इसको हम समझ सकते हैं कि एक क्लॉज 1 है इक्वालिटी का एंड दूसरा क्लॉज 2 है इक्वालिटी का, विच इज़ ऑफ आर्टिकल 14. सो आर्टिकल 14 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2. सो इक्वालिटी बिफोर लॉ, विच इज़ आर्टिकल 14 क्लॉज 1, इज़ एन इंग्लिश लॉ कॉन्सेप्ट. ये एक इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है एंड रूल ऑफ लॉ इसमें अप्लाई होता है. व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ वो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट इन शॉर्ट इफ़ यू से रूल ऑफ लॉ मीन्स एवरीबडी इज़ इक्वल एंड विल बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ, बी इट द प्राइम मिनिस्टर और अ कॉमन मैन. हर कोई लॉ के आगे इक्वल है. इसको हम समझते हैं लेडी जस्टिस से. लेडी जस्टिस हमेशा ब्लाइंड फोल्डेड रहती है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नो रैंक, नो पोजिशन, नो स्टेटस विल बी सीन वाइल गिविंग एनी जजमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. Everybody is equal before the law, before the eyes of law. Second is equal protection of law, which is again Article 14 but Clause 2. ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है एंड नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन. इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है. ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि ज़रूरी नहीं है हर इंसान पे सेम लॉ एंड सेम ट्रीटमेंट एप्लीकेबल हो.
ये थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट है एंड ये बेसिकली ये बताता है कि हर इंसान के ऊपर अलग लॉ लगेगा एंड उसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम समझते हैं एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल से. फॉर एग्ज़ाम्पल एक 5 साल का बच्चा है, एक 12 साल का बच्चा है, दोनों की नीड्स एंड दोनों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं. सो दिस इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आर्टिकल 14 क्लॉज 2. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ऑल्सो सेज कि बेटर पब्लिक वेलफेयर के लिए क्लासिफिकेशन इज़ अ मस्ट फॉर ब्रिंगिंग इन न्यू एंड बेटर लॉज. ऑब्वियसली अगर आपको न्यू एंड बेटर लॉज लेके आने हैं तो उसके लिए आपको क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज़ बेसिकली आप लॉज को रिव्यू करो इज़ अ मस्ट, देन ओनली वी कैन ब्रिंग इन न्यू लॉज. इसलिए कॉस्ट जिसमें कि कास्ट डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस, स्टेटस डिफरेंस, इन सब को रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है. सो बेसिकली कीपिंग इन माइंड पब्लिक वेलफेयर को माइंड में रखते हुए क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज इज़ अ मस्ट. सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट विद अ स्मॉल टेस्ट. सो इस टेस्ट को एक्सप्लेन किया गया था इन केस लॉ ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा, ऑल इंडिया रैंक 1951. इस टेस्ट की 2 कंडीशंस थी. एक कंडीशन है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड दूसरी कंडीशन है रैशनल नेक्सस. इंटेलिजिबल डिफरेंशिया में क्या था कि एक स्कूल में प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि एक 5th एंड 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का एक सरप्राइज मैथ्स का टेस्ट लेते हैं एंड दोनों को स्कूल बुलाया गया एंड सेम क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए गए. सो अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये फेयर है? एक 5th एंड एक 12th क्लास का बच्चा जिसका मेंटल लेवल बहुत डिफरेंट है, उनको सेम क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया. ऑब्वियसली जब स्कोर्स आए तो उसमें ह्यूज डिफरेंस था. सो इस कंडीशन को लाने का मतलब यही था कि अगर आप 2 ग्रुप बना रहे हैं, 2 ग्रुप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सो यू शुड असाइन अ रीज़न कि वाई आर यू डूइंग इट. वो रीज़न क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है एंड बेसिस क्या है. सो बेसिकली इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की कंडीशन को जब हम पढ़ते हैं सो उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, वो होता है रीज़न ऑन व्हाट बेसिस आर यू डिफरेंशिएटिंग. सो ये टेस्ट है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न. सेकेंड टेस्ट है रैशनल नेक्सस. रैशनल नेक्सस इंटेलिजिबल डिफरेंशिया को फर्दर एक्सप्लेन करके बोलता है कि अगर आपने 2 ग्रुप्स को डिवाइड किया है सो मेक श्योर कि आप उसमें रैशनल नेक्सस करें. रैशनल नेक्सस मतलब आप उसको जस्टिफाई कर पाएँ कि इन केस आपने 2 ग्रुप्स बांटे हैं सो उसके पीछे का रीज़न जो है आप उस रीज़न को जस्टिफाई कर पाएँ, तभी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल नेक्सस को जस्टिस मिलेगी. सो ये 2 कंडीशंस थी स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा की. इन शॉर्ट, इन रैशनल नेक्सस स्पेसिफिक एज ग्रुप शुड बी टेकन केयर ऑफ. सो ये था एक छोटा सा टेस्ट इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल नेक्सस का. तो अब इस टेस्ट को समझने के बाद इतना तो क्लियर हुआ है कि बेटर लॉज अगर लेके आने हैं तो उसके लिए क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड स्टेटस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी तक मैंने आपसे जो कुछ भी डिस्कस किया वो 1970 से सब ओल्ड डॉक्ट्रीन हो गई. सुप्रीम कोर्ट को ये अप्रोच बहुत नेगेटिव एंड रेस्ट्रिक्टिव लगी. सो EP रॉयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ऑल इंडिया रैंक 1974, इस केस लॉ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मुलेट करी एक न्यू डॉक्ट्रीन दैट इक्वालिटी इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड विद चेंजिंग सोसाइटी, विद चेंजिंग नीड्स, इट शुड बी डिफरेंट. सो इक्वालिटी बिफोर लॉ, अब इक्वालिटी बिफोर लॉ रूल ऑफ लॉ प्लस नेचुरल जस्टिस को इंक्लूड करेगी. Sole motive of Article 14 is fairness and equality and it should not be arbitrary. Supreme Court ने बोला कि equality before law fairness and equality को promote करेगी and इसमें arbitrariness कहीं पे भी include नहीं होगी. So जो अब new doctrine बनी उसमें 2 concept जुड़ गए, एक reasonableness का plus existing test. जो हमने existing test अभी कंडीशंस के साथ पढ़े थे वो टेस्ट तो रहेंगे ही, बट उसके साथ रीजनेबलनेस भी इंक्लूड हो गई. सो दिस इज़ दैट न्यू डॉक्ट्रीन. आई होप
this lecture is clear to you. Article 14 is now very much clear to you. In case if you have any doubts, you can comment down below and let me know.